डिजिटल, डिजिटल, डिजिटल। दोस्तों यह शब्द आपने 1 फरवरी 2022 को फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा डिजिटल फॉर्म में पेश किए गए यूनियन बजट 2022 के बजट स्पीच में लगभग 30 से 35 बार सुना होगा। जैसे कि डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल यूनिवर्सिटी, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल रुपीज और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीए करमबीर लठवाल आज इन्हीं मुद्दों पर जैसे कि डिजिटल रुपीज क्या है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर क्या प्रपोजल है, किस तरीके से उस पर टैक्स लगेगा, किस रेट से टैक्स लग सकता है और सरकार को पता कैसे चलेगा कि किस व्यक्ति ने ये एसेट्स खरीदी, कब खरीदी और इसे किस व्यक्ति ने बेचा है। तो आएगा दोस्तों, इन्हीं सब प्रश्नों का हल जानने के लिए हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्या है या डिजिटल रुपीज क्या है, इसको जानने से पहले में जानना होगा वर्चुअल डिजिटल या वर्चुअल डिजिटल करेंसी क्या है। तो ए वर्चुअल डिजिटल करेंसी इज ए डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वैल्यू ओनली अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यानी कि जो वर्चुअल करेंसी है वो एक फिजिकल वे में करेंसी न होकर डिजिटल फॉर्म में करेंसी अवेलेबल होती है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल होगी, डिजिटली वे में अवेलेबल होगी और इसे स्टोर किया जा सकता है किसमें, किसी सॉफ्टवेयर में, मोबाइल में, कंप्यूटर में या लैपटॉप में, उसके किसी एप्लीकेशन के द्वारा इसे स्टोर किया जा सकता है। तो ये है वर्चुअल डिजिटल करेंसी। अब बात करते हैं हम पैरा नंबर 111 ऑफ बजट स्पीच। तो पैरा नंबर 111 बजट स्पीच क्या कहता है, जिसमें डिजिटल रुपीज के बारे में बताया गया है। तो फाइनेंस मिनिस्टर जी ने क्या कहा, इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC will give a big boost to digital economy. Digital currency will also be lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupees and using blockchain or other technology to be issued by रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम 2022-23। यानी कि अब इंडिया के अंदर भी हार्ड करेंसी न होकर डिजिटल रूप में रुपया हमारे पास अवेलेबल होगा, जिसे हम अपने किसी भी मोबाइल में या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर कर सकते हैं और उससे कोई भी लेन देन कर सकेंगे 2022-23 के बाद, जब RBI इसे रिलीज या इशू कर देगी। अब देखते हैं कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्या है और गवर्नमेंट का इस पर टैक्स लगाने का क्या प्रपोजल है, जो कि 1/4/2022 से लागू होने वाला है ये बजट। और बजट में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर टैक्स लगाने के लिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को डिफाइन किया और वो किया एक नया सेक्शन इंसर्ट करके, सब सेक्शन 47A ऑफ सेक्शन 2। अब ये सेक्शन क्या कहता है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स मींस, उसका एक क्लोज है, एनी इंफॉर्मेशन, यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में कोई इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, कोई कोड को भी हम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कह सकते हैं, शॉर्ट में हम इसको VDA बोलेंगे आगे, नंबर्स और टोकन, ठीक है, नोट बीइंग इंडियन करेंसी। इसके अंदर इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी इंक्लूड नहीं है, यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी इंक्लूड नहीं होगी। यदि डिजिटल रुपीज आता है तो वो भी एक इंडियन करेंसी के रूप में आएगा, वो भी डिजिटल वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में कवर शायद न हो। Which is generated through cryptographic means or otherwise by whether or name called, provided a digital representation of value of exchange with or without consideration, with the promise or representation of a heavy inherent value or functions as a store of value or a unit of account, including its use in any financial transaction or investment, but not limited to investment scheme, and can be transferred, stored और traded electronically। यानी कि ऐसी एसेट्स है जो इलेक्ट्रॉनिक वे में होगी, इलेक्ट्रॉनिकली हम इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं पर एक्सचेंज कर सकते हैं इसे, और इसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, इसे स्टोर किया जा सकता है और इसे
ट्रेड भी किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिकली। तो इसके अंतर्गत जो क्रिप्टो करेंसी है वो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की डेफिनेशन को पूरा करती है। तो जो क्रिप्टो करेंसी है उसे हम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कह सकते हैं इस सेक्शन की अप्लीकेबिलिटी के बाद। बी क्लोज क्या कहता है, ए नॉन फंगिबल टोकन और एनी अदर टोकन और सिमिलर नेचर बाय वेदर नेम कार्ड, और सी एनी अदर डिजिटल एसेट्स जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल गजट में स्पेसिफाइड करेगी कि ये एसेट्स भी जो है डिजिटल एसेट्स में कवर होंगी, प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एक्सक्लूड एनी digital assets from the definition of virtual digital assets subject to the condition as may be specified। यानी कि गवर्नमेंट ने अपने पास ये पावर भी रख ली कि वो जिस भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को या वर्चुअल डिजिटल करेंसी को चाहे वो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की डेफिनेशन से बाहर कर सकती है कुछ कंडीशन वगैरह वगैरह लगा करके। उसके बाद जो इन्होंने एक डेफिनेशन दी किसकी, नॉन फंडिजेबल टोकन की, कि नॉन फंडिजेबल टोकन मींस सच डिजिटल एसेट्स एज दे मे बी गवर्नमेंट में बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट। यानी कि इसके बारे में भी गवर्नमेंट जो है एक नोटिफिकेशन निकालेगी जिसमें वो बताएगी कि ये जो आइटम है नॉन फंजिबल टोकन कहलाएंगे। अब करेंसी क्या है, करेंसी की डेफिनेशन जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 है उसके सेक्शन 2 एच एम और क्यू में जो डेफिनेशन बताई गई है वही करेंसी की एसेट्स है जिसे हम VDA नहीं मानेंगे, यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की डेफिनेशन से ये बाहर होंगे। अब इस पर टैक्स लगाने के लिए गवर्नमेंट ने एक और नया सेक्शन, ये तो अभी हमने डेफिनेशन देखी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की क्या डेफिनेशन है, इस पर टैक्स कितना लगेगा, इस पर जो टैक्स लगेगा इसके लिए 115 BBS नया सेक्शन लाया गया या लाया जाएगा जो कि 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल होगा। इसी सेक्शन में इसकी एप्लीकेबिलिटी की डेट बताई गई है। इसमें क्या होगा, whether the total income of assets include any income from the transfer of VDA virtual digital assets, the income tax payable shall be the aggregate of, कितना टैक्स लगेगा, 30% टैक्स लगेगा। यानी कि यदि किसी व्यक्ति की टोटल इनकम में ऐसी इनकम इंक्लूड है जो कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर होने से उसके पास वो इनकम आई है, उस पर इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा 30% के हिसाब से। एंड the amount of income tax with which the assets would have been chargeable had the total income of the SSC been reduced by the income referred to in clause A। यानी कि जिस एसेट्स पर यानी कि जिस इनकम पर क्लोज ए में टैक्स लग चुका है उस इनकम को उस व्यक्ति की टोटल इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करते वक्त टोटल इनकम में से उसको लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि उस इनकम को छोड़कर बाकी इनकम पर नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा इनकम टैक्स में उस एसेट्स की इनकम पर। उसके बाद है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी कि इस कानून के इनकम टैक्स एक्ट 1961 के किसी दूसरी धारा के अंदर कुछ भी कहा गया हो इस पर लागू नहीं रहेगा। क्या नहीं मिलेगी, उसे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी कि इस एक्ट के किसी भी दूसरे सेक्शन में, केवल उस एसेट्स को परचेज करने के लिए जो अमाउंट स्पेंड किया है उस एसेट्स की कॉस्ट की उसे डिडक्शन मिलेगी, कॉस्ट से अलग कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। नो सेटअप ऑफ लॉसेज, यदि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर करने से कोई लॉस हमारे पास आता है तो उस लॉस का सेटअप हम किसी दूसरी इनकम किसी दूसरे हेड की इनकम के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, उस लॉस को हम सेटअप नहीं कर सकते किसी एनी अदर इनकम से। और जो वो लॉस है उस लॉस को हम नेक्स्ट ईयर के लिए भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, जैसे कि करंट ईयर में हमें लॉस हो गया हम उसे नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर नहीं कर सकते, इस पर भी सरकार ने रोक लगा दी है। तो ये तो था टैक्स लगने का कि 30% उस पर टैक्स लगेगा, लॉस का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी उस एसेट्स की कॉस्ट को छोड़कर, करंट ईयर का लॉस किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, ये तो था उस पर टैक्स लगने के बारे में। अब पता कैसे लगेगा किस व्यक्ति ने वो एसेट्स खरीदी और किसने उसको बेची, इसके लिए भी एक नया सेक्शन सरकार इंसर्ट करने वाली है जो कि फाइनेंस बिल में आया है, और जब से ये फाइनेंस बिल एक्ट बन जाएगा तब ये सेक्शन
मतलब जो है एक्टिव हो जाएगा सेक्शन 194S। ठीक है, ये सेक्शन जो है 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। इस फाइनेंस बिल के एक्ट बनने के बाद ये सेक्शन 1 जुलाई 2022 से लागू हो जाएगा। सेक्शन क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो कि किसी रेजिडेंस को पेमेंट करता है किसके लिए, कंसिडरेशन के एवज में फॉर ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, यानी कोई भी व्यक्ति किसी डिजिटल पर्सन से कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट्स खरीदता है और उसके बदले में कोई भी पेमेंट उसको करता है, तो कब, जिस टाइम पे उसने वो पेमेंट करी, टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ द रेजिडेंस, यानी कि जिस समय पर उसने उस पैसे को उस व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर किए, या फिर टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सम एनी अदर मोड, यानी कि उसने हार्ड करेंसी हार्ड कैश न देके किसी एनी अदर मोड में उसको पेमेंट किया है, तो वो टाइम ऑफ पेमेंट उन दोनों में से जो भी पहले हो, यानी कि जो यदि एक्चुअल में अमाउंट उसको दिया तो उस अमाउंट की डेट, किस डेट को उसने उस अमाउंट को उसके क्रेडिट लेजर में बैंक के अंदर क्रेडिट किया है। यदि उस एसेट्स के बदले में कोई एसेट्स दिया है तो जिस दिन वो एसेट्स दी है उन दोनों में से जो भी डेट पहले होगी उस दिन क्या करेगा वो व्यक्ति जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर पेमेंट करने के लिए रेजिडेंट्स को, उस अमाउंट पर जो भी अमाउंट उसने उसको पे करनी है, चाहे वो किसी एसेट्स के रूप में पे करनी हो या फिर अमाउंट के रूप में पे करनी हो, उस पर 1% के हिसाब से इनकम टैक्स के अंतर्गत टीडीएस डिडक्ट करेगा। ठीक है, अब ये टीडीएस provided that in case where the consideration of transfer of virtual digital assets वो क्या wholly kind और इन एक्सचेंज, या तो वो जो हम कंसिडरेशन उसको पे कर रहे हैं, हमने कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट्स खरीदी और उसके बदले में उसको कंसिडरेशन पेड कर रहे हैं, यानी कि वो कंसिडरेशन जो है इन काइंड है, हमने उसके बदले में कोई भी दूसरी एसेट्स उसको ट्रांसफर कर दी। ठीक है, या हमें गिफ्ट मिला है, गिफ्ट के वे में भी हो सकता है वो, ऑफ अदर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स वेयर देयर इज नो पार्ट ऑफ कैश, और जहां पर पार्टली इन कैश और पार्टली इन काइंड है, लेकिन जो ए क्लोज में या बी क्लोज में हमें कैश इतना देना है जो कि टीडीएस डिडक्ट करने के इक्वल जो अमाउंट उससे कम है, तो उस केस में जो पर्सन पेमेंट कर रहा है उसे ये इंश्योर करना होगा कि जो भी वह एसेट खरीद रहा है उस पर इनकम टैक्स के अंतर्गत उसने टैक्स पे कर दिया है, किसने, सप्लायर ने, जिससे वो खरीद रहा है उसने उस पर टैक्स पे किया, ये इंश्योर करना होगा उस पर्सन को। ठीक है, जैसे ही कहेगा इसमें बताया भी गया, बट द पार्ट ऑफ कैश नॉट सफिशिएंट टू मीट द लायबिलिटी ऑफ द डिडक्शन ऑफ द टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ होल ऑफ सच ट्रांजैक्शन, जैसे कि हमने कोई 1 लाख रुपए की जो डिजिटल एसेट्स परचेज की किसी भी पर्सन से और उसके बदले में हमने कोई दूसरी डिजिटल एसेट्स कोई दूसरी डिजिटल करेंसी में उसकी पेमेंट कर दी, तो हमने पैसे का लेन देन तो एक्चुअल में तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन जो 1 लाख रुपए पर जो टैक्स बनता है 1% के हिसाब से, वो टैक्स उस पर्सन ने पे करना है। ठीक है, जो उस पेमेंट को लाइबल है पे करने के लिए रेजिडेंट्स को, और पे कैसे करें क्योंकि उसने कोई पैसा तो दिया नहीं, तो जो वो ये काम करता है, जो कंसिडरेशन उसने ट्रांसफर किया है, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सच कंसिडरेशन शैल बिफोर रिलीजिंग द कंसिडरेशन एंश्योर that tax has been paid in respect of such consideration for the transfer of virtual digital assets। यदि वो इंश्योर करेगा, यदि वो श्योर नहीं है तो उससे वो पैसे लेके उसको एज ए टीडीएस के रूप में गवर्नमेंट के पास जमा करवाएगा। और इस केस में जो इस सेक्शन के अंतर्गत जो है 203 ए और 206 ए बी सेक्शन लागू नहीं होंगे स्पेसिफाइड पर्सन पर। अब ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है इसमें, क्या अगर यदि मैं 100 रुपए की भी कोई एसेट्स परचेज करता हूं तो क्या उस केस में भी मुझे टीडीएस काटना है, डिडक्ट करना है जिससे मैंने एसेट्स परचेज किया उसका, नहीं, ऐसा नहीं है। थ्रेशोल्ड लिमिट है, द कंसिडरेशन इज पेबल बाय द स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, हम इसके बारे में देखेंगे आगे चल के इसी वीडियो में। स्पेसिफाइड पर्सन एंड द वैल्यू ऑफ aggregate value of such a consideration does not exceed 50,000 rupees ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत मैं 50,000 रुपए तक की वर्चुअल डिजिटल एसेट्स खरीद सकता हूं यदि मैं स्पेसिफाइड पर्सन हूं, तो विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस 1%। यदि मैं स्पेसिफाइड पर्सन नहीं हूं तो उस केस में मैं केवल 10,000 रुपए तक की वर्चुअल डिजिटल एसेट्स वोल ईयर के अंतर खरीद सकता हूं, यानी कि 10,000 रुपए तक मैं पेमेंट कर सकता हूं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के अगेंस्ट। यदि मैं 10,000 से ज्यादा की पेमेंट करता हूं तो उस केस में मुझे 1% टीडीएस देना होगा। ये पूरे साल के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है 50,000 और
10,000। यदि मैं 11,000 की भी पेमेंट करता हूँ तो मुझे 11,000 पर 1%, 51 की करता हूँ तो 51,000 पर 1% टीडीएस डिडक्ट करना होगा। यदि मैं एनी अदर स्पेसिफाइड पर्सन 10,000, स्पेसिफाइड पर्सन 50,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट है इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, यदि इस सेक्शन के अंदर मैंने टीडीएस डिडक्ट करने की मेरी लायबिलिटी है तो इस चैप्टर के मुझे किसी भी दूसरे सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी मेरी नहीं रहेगी, यानी कि इस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस डिडक्ट करना होगा। उसके बाद मैंने पेमेंट चाहे किसी भी पर्सन को की हो, लेकिन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स परचेज किया, चाहे मैंने सस्पेंस अकाउंट में पेमेंट की हो, तब भी टीडीएस डिडक्ट करना होगा। उसके बाद यदि कोई हमें डिफिकल्टी आती है इस सेक्शन के एप्लीकेबिलिटी में तो गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करेगी। ठीक है, उस नोटिफिकेशन या गाइडलाइंस जो भी इशू करे वो हमें माननी होंगी, यानी कि गवर्नमेंट उसको रिलीज कर सकती है कोई भी गाइडलाइंस या नोटिफिकेशन इस बारे में। और सब सेक्शन 6 में जो भी नोटिफिकेशन जारी की गई है वो हम डिपार्टमेंट पर भी और एसएससी पर भी दोनों पर बाइंडिंग होगी, और वो नोटिफिकेशन जो है वो लेट डाउन बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा राज्यसभा में उसे पास करवाना होगा, तब वो हम पर और डिपार्टमेंट पर बाइंडिंग होगी। उसके बाद 194 ओ में जो होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो काम करते हैं वो टीडीएस डिटेक्ट करते हैं। यदि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिस पर 194 ओ भी एप्लीकेबल है और 194 एस भी एप्लीकेबल है, जो ये नया सेक्शन जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उस केस में 194 एस के अंदर टीडीएस डिटेक्ट करना होगा, 194 ओ में टीडीएस डिटेक्ट नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं स्पेसिफाइड पर्सन कौन है। दोस्तों, स्पेसिफाइड पर्सन वह पर्सन है जिसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इंडिविजुअल या एचयूएफ है और उसकी जो इनकम पीजीबीपी हेड से में नहीं है, यानी कि उसके पास कोई इनकम नहीं है पीजीबीपी हेड के अंदर, यानी हम कह सकते हैं कि वो एक सर्विसमैन है या उसकी इनकम फ्रॉम अदर हेड में अदर सोर्स में इनकम है, लेकिन पीजीबीपी हेड में कोई इनकम नहीं है, तो वो उसे स्पेसिफाइड पर्सन मान लिया जाएगा। तो उस केस में थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 रुपये लागू होगी। अब दूसरी, यदि उसकी पीजीबीपी हेड में इनकम है लेकिन जो उस इंडिविजुअल और एचयूएफ का जो ग्रोस टर्नओवर है बिजनेस के लिए, बिजनेस के केस में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है और प्रोफेशन के केस में 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, किस साल में? जिस साल में उसने वो एसेट्स परचेज की है उससे पिछले साल में। जैसे कि यदि हम कोई एसेट्स 22-23 में परचेज करते हैं तो 1 करोड़ रुपए या 50 लाख रुपए की जो हम कंडीशन देखेंगे उसके टर्नओवर की, वो 31 मार्च 21 को खत्म होने वाले वर्ष के लिए हम वर्ष में चेक करेंगे कि उसकी जो लिमिट है 1 करोड़ 50 लाख 1 करोड़ की या 50 लाख रुपए की, वो 31 मार्च 21 में जो साल खत्म हो रहा है उसको उस ईयर में उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा ना हो इन केस ऑफ बिजनेस और 50 लाख से ज्यादा ना हो इन केस ऑफ प्रोफेशन, तो उसे क्या मान लिया जाएगा? स्पेसिफाइड पर्सन मान लिया जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति इंडिविजुअल या एचयूएफ होना चाहिए। यदि कोई पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, ट्रस्ट है, एओपी है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति इस वर्चुअल करेंसी में डील करता है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में या क्रिप्टो करेंसी में डील करता है, तो उसे अदर देन स्पेसिफाइड केस माना जाएगा, पर्सन माना जाएगा। उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 न रह के 10,000 मान ली जाएगी। तो दोस्तों, ये था वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बारे में कि गवर्नमेंट किन किन मतलब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्या है, ठीक है, उस पर कितने परसेंट टैक्स लगेगा? 30% टैक्स लगेगा। उससे यदि कोई लॉस होता है तो उसकी हमें किसी दूसरी इनकम के अगेंस्ट उसका सेटअप नहीं मिलेगा, किसी दूसरे खर्चे की हमें उस पर टैक्सेशन करते वक्त एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। केवल और केवल डिडक्शन किसकी मिलेगी? उस एसेट्स को परचेज कॉस्ट की हमें डिडक्शन मिलेगी। उसका जो लॉस है हम अगले साल में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। यदि किसी व्यक्ति से हम कोई भी एसेट्स परचेज करते हैं तो उस पर 1% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। कितने अमाउंट पर? यदि मैं स्पेसिफाइड पर्सन हूं तो मेरे लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है 50,000 रुपए की। एक साल में यदि मैं पेमेंट करता हूँ 50,000 रुपए तक की, तो उस पर मुझे टीडीएस नहीं कर डिडक्ट करना। यदि मैं स्पेसिफाइड पर्सन नहीं हूं तो मेरे लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है 10,000 रुपए की। ठीक है, स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? जो पीजीबीपी हेड के अंतर्गत जिसकी कोई इनकम नहीं है। यदि इनकम है तो उसका जो टर्नओवर बिजनेस के केस में 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है और प्रोफेशनल केस में 50,000 से ज्यादा नहीं है। किस साल में? जिस साल में हमने वो एसेट्स परचेज किए उससे बिल्कुल पिछले साल में ये टर्नओवर की कंडीशन हम चेक करेंगे। तो ये था वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बारे में। अब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की डेफिनेशन दी जिसके अंदर हम
क्रिप्टो करेंसी उस डेफिनेशन के हिसाब से वर्चुअल डिजिटल एसेट्स मान ली जाएगी इंडिया के अंतर्गत, यानी कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसी हैं उन्हें हम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स मानेंगे एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 47A, सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट कोई ऐसी नोटिफिकेशन जारी न कर दे जिसमें किसी एसेट्स को बाहर कर दिया जाए कि इसे हम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स नहीं मानेंगे उस चीज को छोड़कर। तो दोस्तों जो भी अभी हमने जाना वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बारे में, या एक सिंपल वे में कहें तो कि क्रिप्टो करेंसी जो है आज दुनिया में फैली हुई है उस पर इंडिया में कितना टैक्स लगेगा, कैसे लगेगा, उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे अपनी वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस जो प्रेजेंटेशन है ये हमारी, ये प्रेजेंटेशन में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। यदि आप फाइनेंस मिनिस्टर जी का बजट स्पीच देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके फाइनेंस मिनिस्टर जी का बजट स्पीच देख सकते हैं। और जो ये फाइनेंस बिल 2022 लिखा हुआ है यहाँ पर आप क्लिक करके फाइनेंस जो बिल है, जो एक्ट में जो तब्दील होगा, जो ये सारी चीजें, ये पैरा नंबर 111 बजट स्पीच में मेंशन है। और जो ये सेक्शन जो हमने डिस्कस किए ये बजट जो फाइनेंस बिल है उसके अंतर्गत बताए गए हैं। तो दोस्तों मैं ऐसा करूंगा कि ये वीडियो आपको बड़ी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो इसलिए आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस हमारे चैनल नो द टैक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम इस पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, तब तक के लिए जब तक हम कोई नई वीडियो अपने चैनल पर अपडेट नहीं करते। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।